यस, एक बार फिर आज हम राजस्थान के एक नए यूनिट की ओर आ रहे हैं। हमारा जो नया यूनिट है वो है राजस्थान की मिट्टियाँ। हमारा ये यूनिट आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका स्वागत एंड अभिनंदन। हमारा जो यूनिट है वह आपको पूर्ण रूप से अंकों को लेने में मदद करेगा। हमारे जो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उसको लेकर के हम पहला ही क्वेश्चंस करना चाहेंगे कि राजस्थान की जो मिट्टी है, मिट्टी शब्द यह किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है यह, और इसे हम मिट्टी को लैटिन में क्या बोलते हैं? सोलम कहते हैं। और इसका हिंदी जो अर्थ होता है वह होता है फर्श। हमारे जो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, राजस्थान की भौतिक स्वरूप के आधार पर हमने राजस्थान को 5 भागों में विभक्त किया था। और ये जो भौतिक स्वरूप हैं वह धरातल को लेकर के चल रहे हैं। दूसरा, हमारी जो ये मिट्टी है वह महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वह यहाँ की जलवायु, यहाँ की वनस्पति और यहाँ की वर्षा का अधिकता व कम होना मिट्टी के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मिट्टियों को लेकर के हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अन्य प्रकार के शोधों के माध्यम से मिट्टी में होने वाले गुणों, मिट्टी में होने वाले तत्व, मिट्टी में होने वाली कृषि, इन पर अपना अध्ययन किया, जिसके कारण जिस तरह से हम बालिका दिवस मनाते हैं, उसके बाद हम जिस तरह से है ना वो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, वैसे ही हमारे विश्व में मिट्टी दिवस भी मनाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि यह मिट्टी दिवस, विश्व का मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? हमारा जो ये मिट्टी दिवस है वह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा मिट्टियों के विभिन्न प्रकार के गुण, तत्व और कृषि के आधार पर 11 भागों में विभक्त किया है। तो हमारे जो अमेरिका के जो कृषि वैज्ञानिक थे उन्होंने 11 जो विभाग बनाए हैं, 11 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं, वह डिक्लेरेशन किस सन में किया? 1918 में अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टियों के प्रकार को लेकर के डिक्लेरेशन किया, जिसकी वजह से जो उन कृषि वैज्ञानिकों ने, उन मिट्टी विशेषज्ञों ने जो मिट्टी की प्रयोगशालाओं के द्वारा अपना परीक्षण किया, उसके द्वारा जो 11 प्रकार की मिट्टियां बताएगी, उस 11 प्रकार की मिट्टियों में से हमारे राजस्थान के पास 5 प्रकार की मिट्टियां उपलब्ध हैं। 11 प्रकार की, विश्व में 11 प्रकार की मिट्टियों के अंदर 5 प्रकार की मिट्टियां हमारे राजस्थान के अंदर उपलब्ध है। हम अच्छी तरह से जानते हैं
कि हमारा भौतिक स्वरूप हमारा राजस्थान का भिन्नता लिए हुए है, जलवायु तो भी भिन्नता लिए हुए है, वर्षा के अंदर अनियमितता को भी लेकर के चल रहा है। इसलिए हम मिट्टी के गुणों के आधार पर, मिट्टी के तत्वों के आधार पर हम देखें तो राजस्थान के पश्चिम से पूर्व की ओर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, मिट्टी के तत्वों की संख्या बढ़ती हुई जाती है। यानी कि 0 से 100% क्वालिटीज वाली मिट्टियां पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हैं। हमारा जो राजस्थान है वह मिट्टियों को लेकर के कृषि के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान के पास यहाँ के लोगों के लिए जीविका को लेकर के 2 ही साधन बने हुए हैं, एक तो पशु और दूसरा है कृषि। ये जो मिट्टियां हैं वह कृषि के क्षेत्र के उत्पादन को लेकर भी प्रभावित करती है। हमारे राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान में होने वाली मिट्टियों के प्रकार भी बताए गए हैं, और राजस्थान के अंदर जो मिट्टियां कृषि के द्वारा बताई गई है वो 15 भाग बने हुए हैं। यानी कि कह सकते हैं हमारे इस राजस्थान के अंदर कृषि के खंड मिट्टियों के आधार पर 15 बताए हुए हैं, कहीं कहीं पर 14 का भी उल्लेख किया गया है, पर वास्तव में 15 खंड बने हुए हैं। तो देखिए राजस्थान के अंदर कृषि के द्वारा 15 खंड, राजस्थान के अंदर विश्व की 11 प्रकार की मिट्टियों में से 5 प्रकार की मिट्टियां। तो आइए हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो 5 प्रकार की मिट्टियां उपलब्ध हैं उनका क्या नाम है। हमारे राजस्थान में जो पहले प्रकार की जो मिट्टी है एंटीसोल्स, इस एंटीसोल्स मिट्टी को हम हिंदी के अंदर कह सकते हैं पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी। और ये जो पीली भूरी मिट्टी है वह हमारे राजस्थान के पश्चिमी वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। हम इसे यह भी कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से शुष्क भी नहीं है और पूर्ण रूप से आर्द्र भी नहीं है। ये जो पीली और भूरी मिट्टी है वह हमारे इस पश्चिमी वाले भाग के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जिसे हम इंग्लिश में एंटीसोल्स कहते हैं। याद रखिएगा आरपीएससी के अंदर इंग्लिश के द्वारा, इंग्लिश शब्दों के द्वारा प्रश्न बताए जाते हैं और उसका उत्तर हमको देना होता है। हम इस पीली भूरी मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, पीली भूरी मिट्टी है उससे कौन सी कृषि हो सकती है, ये पीली भूरी मिट्टी है वह कौन सा उत्पादन लाकर दे सकती है, हम आगे इसका डिटेल की ओर जाएंगे। आगे दूसरे नंबर की जो मिट्टी है वो है एरिडीसोल्स, इंग्लिश में हम बोलते हैं, जिसका हिंदी अर्थ है शुष्क मिट्टी। यानी कि वह मिट्टी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन यह अर्ध शुष्क मरुस्थल वाले भाग जहां पर भी बना हुआ है भौतिक स्वरूप के आधार पर, उन क्षेत्रों के अंदर यह शुष्क मिट्टी पाई जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर जो एंटीसोल्स है, यहाँ पर हमारे वर्षा का जो मिनिमम होगा वो 25 होगा, कम से कम 25 के अंदर जो वर्षा हो रही है वहां पर एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाएगी। एरिडीसोल्स मिट्टी जो है जहां पर अर्ध शुष्क वाला भाग है, जहां से हमारे अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिमी वाले भाग के क्षेत्र के अंदर यह मिट्टी पाई जाएगी। तीसरे नंबर की जो मिट्टी है वो है अल्फीसोल्स, और अल्फीसोल्स का हिंदी में अर्थ होता है जलोढ़ मिट्टी। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है वह हमारे आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। हमें नाम से ही पता है जलोढ़, और इसकी क्या विशेषता है वो हम आगे जाकर के देखते हैं। उसके बाद में है हमारे एंटी इंसेप्टिसोल्स, जिसे हम हिंदी में आर्द्र मिट्टी भी कहते हैं। और ये जो इंसेप्टिसोल्स मिट्टियां जो हैं वो हमारे उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद में आता है वर्टिसोल्स, और ये जो वर्टिसोल्स है इसको हम हिंदी में काली मिट्टी बोलते हैं। और ये जो काली मिट्टी है वो हमारे आर्द्र व अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर
जिस तरह से 5 भाग भौतिक स्वरूप के बने हुए हैं, उसी आधार पर हमारे यहाँ पर मिट्टियाँ भी 5 भागों में विभक्त पड़ी हुई है। अगर जिस किसी ने भी भौतिक स्वरूप को सही तरीके से समझ लिया, जो हमारे राजस्थान का पहला यूनिट परिचय के बाद होता है भौतिक स्वरूप का, उस भौतिक स्वरूप को अगर आप लोगों ने सही तरीके से समझा है, तो उसके आधार पर आपके राजस्थान की 90% जीके के क्लासेस का जो मैटर है वो सोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो भाग बने पड़े हुए हैं, इन भागों के अंदर जलवायु, वनस्पति, वर्षा, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ की बोलियां, वहाँ के कपड़े, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का यातायात, वहाँ का है ना वह साक्षरता, वहाँ के पशु, वहाँ की कृषि, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं वो इस प्रत्येक भाग की विशेषताएं होने के कारण अलग अलग विभक्त में पड़ा हुआ है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान की जो मिट्टियां हैं, जो अमेरिका की कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो 11 प्रकार बताए हुए हैं, उसमें हमारे पास में 5 प्रकार की मिट्टियां हमारे राजस्थान में उपलब्ध हैं। और ये 5 प्रकार की मिट्टियां एंटीसोल्स, एरिडिसोल्स, अल्फीसोल, इनसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स के नाम से जानी जाती है। तो आइए हम देखते हैं आगे की ओर। हमारा जो ये राजस्थान है उसके अंदर जितनी भी ये मिट्टियां बताई हुई हैं, उसके गुण क्या हो सकते हैं, इस मिट्टियों की क्या क्वालिटीज है और ये किन क्षेत्रों में पाई जा सकती होगी। हमने यहाँ पर पश्चिम भाग क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, अति आर्द्र क्षेत्र बोल करके आपको यहाँ पर संकेत दे दिए हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ पर यह भौतिक स्वरूप बना पड़ा हुआ है, उस जिलों के बारे में आप जानकारी रखते होंगे। तो आइए हम राजस्थान की मिट्टी को देखें। तो हमारी सबसे पहले जो मिट्टी आती है वो है रेतीली मिट्टी। इस रेतीली मिट्टी को हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। इन मिट्टियों का नाम भी परिवर्तन होता है, उससे भी हमको पता चल जाता है कि रेतीली मिट्टी क्या कहलाती होगी। यानी कि रेतीली मिट्टी का मतलब होता है मरुस्थलीय मिट्टी। अब हमारे राजस्थान को हम देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र वाला जो भाग पड़ा हुआ है, यहां पर 100% रेतीली ही नहीं है। रेतीली ही नहीं है, कहीं पर तो बहुत ज्यादा शुष्क है, जहां पर रेत रेत के बारे में पता चल रहा है। कहीं पर इन्हीं रेती वाले भागों में खारी मिट्टियां उपलब्ध हैं। इन्हीं के अंदर कहीं पर है ना वो बलुई मिट्टी का भी भाग पड़ा हुआ है। इन्हीं में कहीं पर पीली मिट्टी का भी भाग पड़ा है। इन्हीं के अंदर हमारे लाल मिट्टियों का भाग भी पड़ा हुआ है। कहलाता है कि मरुस्थलीय मिट्टी। लेकिन इन मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर भी अलग अलग ऐसे भाग पड़े हुए हैं और वो प्रभावित होते हैं वहां की जलवायु के आधार पर, वहां की वर्षा के आधार पर, वहां के पशुओं की संख्या के आधार पर। तो हमारा ये जो मरुस्थलीय जो मिट्टी है, इसके अंदर जो रेतीली मिट्टी है, इसके अंदर ये रेतीली मिट्टी बनती कैसी है? तो उसका कारण है सबसे ज्यादा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर। ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर के क्षरण के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट व बलुआ पत्थर के क्षरण यानी कि इसके विघटन टूटने के कारण उस पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ग्रेनाइट बहुत ज्यादा मात्रा में है और वहां पर बलुआ पत्थर पड़ा हुआ है, जो कि तापमान के आधार पर, वर्षा के आधार पर, वहां की भौतिक स्वरूप के गर्माहट तापांतर के आधार पर ये ग्रेनाइट पत्थर और बलुआ पत्थर क्या होता है, वो बिखरता है, उसका क्षरण होता है और उससे जो मिट्टी रेडी होती है वह रेतीली मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी के अंदर अगर हम देखें तो क्या गुण हो सकता है, तो इसका जो गुण है और वो है हमारा नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन
व फास्फेट की सर्वाधिकता होती है। अब देखिएगा यहां पर नाइट्रेट, कैल्शियम, फास्फेट की सर्वाधिकता होती है। अब आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी इस तरह की रेतीली मिट्टी की बात होती होगी तो रेतीली मिट्टी के अंदर ऐसा कोई उत्पादन नहीं होता है, और उत्पादन के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका वो नाइट्रोजन की रहती है और कार्बन की रहती है। इसका मतलब यह यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये ऑप्शन के अंदर डालेगा बहुत अच्छी तरह से कि नाइट्रोजन और कैल्शियम की अधिकता, नाइट्रोजन और कार्बन की अधिकता, नाइट्रोजन और कार्बन की अधिकता कभी भी मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर नहीं होगी। ये आपके माइंड के अंदर फिक्स बना लेना है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होगी उसके अंदर कभी भी नाइट्रोजन और कैल्शियम की या कार्बन की मात्रा अधिक नहीं होगी। और नहीं होने का कारण क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पौधों की पोषक तत्वों को लाता है। दूसरा कार्बन जो है जहाँ की हम कह सकते हैं जैविक खाद, क्योंकि वहां पर जैविक खाद उपलब्ध नहीं है इतनी ज्यादा मात्रा में, जिसके कारण ये दोनों चीजें इस तरह की मिट्टियों के अंदर उपलब्ध नहीं होती है। उपलब्ध होने वाली जो चीजें हैं वो है फास्फेट और कैल्शियम के। फास्फेट व कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होगी, क्योंकि फास्फेट यहाँ पर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ग्रेनाइट और बुलवा पत्थर का शरण हो रहा है, और कैल्शियम की मात्रा इसलिए ज़्यादा है कि इस रेतीले भाग के अंदर जितने भी पशु हैं वो कभी पानी की वजह से, कभी भोजन की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कैल्शियम की मात्रा को वहाँ पर बनाए हुए है। तो इस मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और कार्बन की हमेशा कमी होगी और फास्फेट और कैल्शियम की सर्वाधिक अधिकता होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसी रेतीली मिट्टी को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, क्योंकि हमारे जो राजस्थान का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो विभिन्नता को लेकर के चल रहा है। इसी रेतीली मिट्टी को हमने 3 प्रकार में विभक्त किया है, 3 प्रकार के अंदर विभक्त किया है। अगर आरपीएससी के द्वारा प्रश्न आता है कि रेतीली मिट्टी की क्या गुण है, तो मैंने यहाँ पर जो अभी गुण लिखे हैं वह गुण इस रेतीली मिट्टी की होंगे, क्योंकि पूरी ऑल ओवर मिट्टियों के बारे में यहाँ पर गुणों के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर इस रेतीली मिट्टी के जो 3 प्रकार बताए हुए हैं उसमें से अगर वो कोई प्रश्न बनाता है, जैसे ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, अब ये इसका प्रकार हो गया, रेतीली मिट्टी का प्रकार हो गया। यानी कि इस रेतीली मिट्टी की जो विशेषताएं बनी हुई हैं उन विशेषताओं में कुछ विशेषता इसके साथ जुड़ेगी, कुछ घट जाएगी। क्यों? क्योंकि भौतिक स्वरूप यहाँ पर परिवर्तन होता है। क्योंकि हमारे जो राजस्थान का जो ये पश्चिमी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको हमने पहले 3 भागों में विभक्त किया था। कौन सा? घंगर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, लूणी बेसिन वाला क्षेत्र। और लूनी वाले बेसिन वाले क्षेत्र को भी हमने 2 भागों में विभक्त किया था, अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश के रूप में। तो यहाँ की जो विशेषता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र यहाँ पे बटे हुए हैं, जिसके कारण ये रेतीली मिट्टी तो पूरी है, रेतीली मिट्टी तो पूरी है, लेकिन रेतीली मिट्टी में भी जो भाग बने हैं वो अपनी क्वालिटीज को लेकर के जाते हैं, क्वालिटीज को लेकर के जाते हैं। जैसे लाल रेतीली मिट्टी, अब इस लाल रेतीली मिट्टी का जो गुण है वो क्या है? पहली चीज, जल सोखने की। कौन सी? जल सोखने की क्षमता होती है, जिसके कारण कृषि के लिए ये उत्तम है, कृषि के लिए उत्तम है। अगर हम देखें हमारे पश्चिम वाले भाग के क्षेत्र के अंदर, ये जो हमारा पश्चिमी वाला भाग है, इस क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं तो हमारा जो झालोर वाला क्षेत्र आ गया, हमारा जो सिरोही वाला क्षेत्र आ गया, यहां पर पानी नहीं है, लेकिन जो भी पानी गिरता है छोटा सा, लेकिन वो मिट्टी उसको पकड़े हुए रहती है। क्या कर रही है?
पकड़े हुए रहती है। दिखता है अपने को ऊपर से तो बहुत ही सूखा सूखा, लेकिन आपने अगर कहीं पढ़ा हो, अगर आपने कहीं पर देखा हो, तो सबसे ज्यादा टमाटर जो है वो हमारे सिरोही जिले के अंदर उत्पादित होते हैं। लेकिन टमाटर जो हमारे सिरोही जिले में उत्पादित होते हैं, वहां की जो मिट्टी है वो लाल रेतीली मिट्टी है, क्योंकि उसके अंदर पानी सोखने की क्षमता है। अगर हम झालोर की बात करें तो झालोर वाला जो क्षेत्र है वह भी हमारे रेतीली भाग बना पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी हम अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि इसबगोल की खेती सर्वाधिक होती है। तो यहाँ जो ये लाल रेतीली जो मिट्टी है, यानी कि इस रेतीली मिट्टी का ही भाग जिसमें लाल कणिकाएं बनी हुई हैं, और उसके अंदर जो विशेष गुण है वो क्या है, जल सोखने की क्षमता होती है। जल सोखने की क्षमता होती है। दूसरे नंबर में इसी लाल रेती मिट्टी के अंदर एक मिट्टी और उभर के आती है, वो है खारी मिट्टी। इसका एक भाग है खारी मिट्टी, यानी कि लाल रेतीली मिट्टी जिस जगह पे है वहां पर खारापन का भाग भी होगा, कहीं कहीं पर खारेपन का भाग भी होगा। इसलिए ये जो खारेपन की जो खारी मिट्टी जो इसके अंदर उभर कर आती है, उसका जो कारण है वो है लवणों की अधिकता। लवणों की अधिकता, और ये जो लवणों की जो अधिकता होती है, जिसके कारण यहां पर खारी मिट्टी के अंदर जो उपज पैदा होती है वो है मृदा के अवरोधी घास गुना, यानी इस मिट्टी के अवरोध में घास का उगना। और ये चीज हम देखते हैं तो हमारे बाड़मेर वाले क्षेत्र में देखते हैं। बाड़मेर वाले क्षेत्र में देखते हैं क्योंकि वहां पे लूनी बेसिन है और वहां पे खारापन को लिए हुए, लेकिन वहां पे दलदली जैसी स्थिति बनती है, खारे बनती है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या हो रहा है, इस मिट्टी के विरोध में, यानी इस खारेपन के विरोध में भी घास को उत्पन्न करता है। यस, हाँ, लवणी मृदा, लवण की अधिकता होती है, खारापन होता है, इसमें किसी भी तरह की फसल पैदा नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने विरोध के अंदर है ना, वह घास को उत्पन्न करवा जाती है। ठीक है, तो ये लाल रेतीली मिट्टी के बीच के अंदर का यह भाग उत्पन्न होता है। अब हमारे सेकंड नंबर का जो पार्ट है इसी मिट्टी का, अगर आप देखें तो वो है हमारा पीली भूरी मिट्टी। पीली भूरी मिट्टी, तो इस मिट्टी को देख करके हमको पता लगना चाहिए कि ये पीले रंग में दिखती है। और पीले रंग की मिट्टी सर्वाधिक कहां पाई जाती है, बताइए? पीले रंग की, सबसे ज्यादा हमारे पीले रंग की जो मिट्टी होती है वो हमारे बीकानेर, नागौर वाले क्षेत्र के अंदर, श्री वाले क्षेत्र के अंदर, हमारे जोधपुर के आधे वाले भाग के क्षेत्र के अंदर ये मिट्टियां पाई जाती हैं। और ये जो पीली भूरी मिट्टी होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके अंदर चूना मिश्रण होता है, मिट्टी की परत होती है। और इस मिट्टी को हम दूसरे शब्दों में स्टेपी मिट्टी भी बोलते हैं, स्टेपी मिट्टी भी कहते हैं। यानी कि ये उस जगह पर ये मिट्टियां उपलब्ध हैं जहां पर चूना सर्वाधिक होगा, जहां पर जिप्सम के नीचे खदानें बनी हुई होंगी। इस चूना वाली जो मिश्रण वाली जो मिट्टियां होंगी, लेकिन होगी रेतीली, लेकिन कलर कैसा दिखेगा उसका, पीला। तो ये पीली भूरी मिट्टी दिखाई देगी। नेक्स्ट है हमारी तीसरे नंबर की, और इसे हम भूरी रेतीली मिट्टी कहते हैं। भूरी रेतीली मिट्टी, इस भूरी रेतीली मिट्टी को हम घूसर या मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं। और इसकी जो एक और नाम दिया गया है उसका नाम है सिरोजम मिट्टी। देखिएगा, भूरी रेतीली मिट्टी को हम घूसर भी बोलते हैं, इसी भूरी रेतीली मिट्टी को हम मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं, इसी भूरी रेतीली मिट्टी को हम
सिरोजम मिट्टी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस भूरी रेतीली मिट्टी को अपन यहाँ पे मरुस्थल बोला है। क्या बोला है अपन ने? यहाँ पर मरुस्थल बोला है, और इधर से हमने रेतीली मिट्टी को भी हमने मरुस्थल मिट्टी बोला है, दोनों और मरुस्थल है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी भूरी रेतीली मिट्टी आती है, इसका मतलब ये मरुस्थली मिट्टी है, और जब भी रेतीली मिट्टी शब्द का यूज होगा तो यहाँ पर मरुस्थली मिट्टी तो होगी, लेकिन इसके आगे एक शब्द जुड़ेगा, वो होगा शुष्क। क्या जुड़ेगा? शुष्क। ये अंतर मैं आपको इसलिए छोड़ के रखता हूं ताकि आपको हमेशा ये अपने माइंड के अंदर रहे कि जब भी रेतीली आएगी इसका मतलब उसको शुष्क लगाना है, और जब भी भूरी रेतीली मिट्टी आएगी इसका मतलब समझना है कि सिरोजम मिट्टी है, ये घुसर मिट्टी है, और ये जो मिट्टी जो है वह हमारे मरुस्थलीय मिट्टी है। अगर मैंने इसको पहले कर लिख दिया होता तो आपके माइंड से वो स्केप खा जाता है, लेकिन एग्जाम के अंदर जब भी आप इसको बैठे हैं और ये क्वेश्चन आता है तब ऐसा लगना चाहिए, जो यहाँ पर जो आपके सामने जो दृश्य डेवलप हो रहा है, ये दृश्य आपके आंखों के सामने आएगा, तब ये रहेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सर ने हमको कुछ डिफरेंट बताया था। ठीक है। और इस भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर फास्फेट की अधिकता होती है। फास्फेट की अधिकता और नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। इस भूरी रेतीली मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा फास्फेट की अधिकता होती है और नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र के अंदर है ना, वह इस तरह की मिट्टियों के अंदर मूंगफली जैसी फसल उत्पादित हो जाती है। मूंगफली है, दाल है, यस, उस क्षेत्र के अंदर ये राजकोट कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, तो ये 3 प्रकार की हमारे पास मिट्टियां उपलब्ध हो गई इस रेतीली मिट्टी को लेकर के। आगे की हमारी जो मिट्टी है, और वो मिट्टी है हमारी लाल पीली मिट्टी। और ये जो लाल पीली मिट्टी है, उसके अंदर लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? अगर आपने पढ़ा हो तो, इस मिट्टी के अंदर जो लाल रंग आता है वो किस तत्व की अधिकता की वजह से होता है? क्योंकि मैं आगे निकल जाऊंगा समस्या हो जाएगी, इसलिए यहाँ खड़ा रहना पड़ रहा है। बोलिए। लाल रंग किसकी वजह से, किस तत्व की अधिकता के कारण हो जाता है? आप लोग पढ़ के नहीं आए हैं, कमेंट कीजिएगा सर। लोह ऑक्साइड की वजह से, लोह ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और इसमें, और ये जो मिट्टी बनती है वह ग्रेनाइट, शिस्ट और ग्रीस चट्टान के टूटने से बनती है, टूटने से बनती है। ग्रेनाइट, शिस्ट और ग्रीस, ये हम आग्नेय चट्टानों का अवशिष्ट भी बोल सकते हैं, और इन चट्टानों के टूटने के कारण लो ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण ये मिट्टी जो होती है वो लाल रंग में परिवर्तन होती है और पीले रंग को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। और इस लाल पीली मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, कार्बन और कैल्शियम की कमी होती है। नाइट्रोजन, कार्बन और कैल्शियम की कमी होती है। नेक्स्ट जो मिट्टी है वो है हमारी भूरी मिट्टी। बनास के बहाव क्षेत्र में ये भूरी मिट्टी पाई जाती है। जहां जहां पर बनास नदी बढ़ती हुई जाती है,
नाइट्रोजन, कार्बन और कैल्शियम। और बनास नदी जहां जहां से भी गुजरती है, उस बनास नदी के बहाव क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं राजसमंद से जैसे ही निकलती है ये, और जहां जहां से गुजर रही है अजमेर होती हुई, उन क्षेत्रों के अंदर ये मिट्टी कौन सी पाई जा रही है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास नदी चंबल में मिलती है। देखिएगा, जब ये बनास नदी चंबल में मिलती है तो त्रिवेणी संगम बनाती हैं। बड़ा बनास, सीप और चंबल मिक्स होती है। मृदा अपर्दन को लेकर तो बनास भी है, चंबल भी है, बाणगंगा है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इस बुरी मिट्टी का आपके बारे में मैंने बताया। अब आगे हम देखते हैं कच्छारी मिट्टी। किसे बोलते हैं कच्छारी मिट्टी? कच्छारी मिट्टी। हम इस कच्छारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं। और इस मिट्टी की जो खास बातें हैं वो है क्या है कि चूना, फास्फोरस और हुमस की कमी होती है। और नाइट्रोजन की अधिकता होती है। कच्छारी मिट्टी जो होती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, ये जो मिट्टी है वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर चूना और फास्फोरस और ह्यूमस यानी कि चूना की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, और ह्यूमस यानी कि हमारे जितने भी अपशिष्ट होते हैं पेड़ पत्तियों वाले, वो अपशिष्ट की इसमें कमी होती है, क्योंकि ये फ्रेश मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा अधिकता होती है। नेक्स्ट है हमारी काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहते हैं। इस काली मिट्टी को हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं। यानी कि जो काली मिट्टी है उसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इसको हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्या हमारा बांसवाड़ा के अंदर स्वतः जुताई वाली मिट्टी उपलब्ध है? और आप भी कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको क्या स्वतः जुताई वाली मिट्टी के बारे में क्यों कहा गया है, उसको आप बता पाए। देखिएगा, इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसलिए कहते हैं कि इस मिट्टी की बड़ी विशेषता होती है, जब भी इसको बरसात मिलती है तो ये मिट्टी जो है वो स्वतः फूल जाती है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। और जैसे ही इसको पानी नहीं मिलता है तब ये जमीन फट जाती है। यानी कि अगर इसको हम जुताई नहीं भी करें और ऐसे ही अगर हम कोई अनाज भी डाल दें तो जैसे ही पानी गिरेगा और जैसे ही वो मिट्टी फूलेगी तो उसको बिना जुताई के भी इसको जोता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो ये मिट्टी हमारे बांसवाड़ा के अंदर कहाँ पाई जा रही है? हाँ कहा जाता है पतोक में, यानी कि बड़ौदिया वाले क्षेत्र के अंदर, बड़ौदिया वाले क्षेत्र के अंदर हमारी ये काली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी की खास विशेषता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस,
जैविक पदार्थ की कमी होती है, जैविक पदार्थ की कमी होती है, लेकिन कार्बन की अधिकता होती है। यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस फास्फेट की हमेशा कमी है, जैविक पदार्थ की कमी है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की अधिकता होने के कारण सबसे बेस्ट कृषि उत्पादन कर जाती है, सबसे बेस्ट कृषि उत्पादन कर जाती है, क्योंकि किसी भी अच्छी कृषि को करने के लिए कार्बन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, यानी कि खाद की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। यहाँ इस तरह की मिट्टियों के अंदर ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है लाल लोमी मिट्टी। आप नहीं बोलोगे तो मैं भूल जाऊंगा। लाल लोमी मिट्टी, ये लाल लोमी मिट्टी को दूसरे नाम में क्या बोल सकते हैं, बताइए? हैं, क्या बोल सकते हैं? लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी। इसको लेटेराइट मिट्टी क्यों कहते हैं? इसको लेटेराइट मिट्टी क्यों कहते हैं? यह स्फटिक व कायांतरित चट्टान के क्षरण से बनती है, जिसके कारण इस मिट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? लौह तत्व की अधिकता होती है, लौह तत्व की अधिकता होती है। और लौह तत्व को हम लौह ऑक्साइड भी बोलते हैं, जो हमने पहले लाल मिट्टी के बारे में बोल चुके हैं। तो लौह अयस्क का बोलेगा तो भी या लौह तत्व बोलेगा तो भी आपको समझना है कि ये लौह तत्व जैसे ही आया, इसका मतलब लाल रंग डेवलप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मिश्रित लाल, मिश्रित लाल व काली मिट्टी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी। मिश्रित यानी कि लाल के अंदर काली मिक्स लगी हुई है, जिसको मिश्रित लाल या काली मिट्टी बोलते हैं। और ये हमारे मालवा के पठार वाली मिट्टी है, मालवा के पठार वाली मिट्टी है। और इसके अंदर कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी होती है, कैल्शियम, नाइट्रेट व फास्फेट की कमी होती है। इस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर ये प्रमुख मिट्टियां हैं जो अपने गुणों के आधार पर कृषि को डेवलप करती हुई जाती है। जब जब भी हम कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे, उस समय उन फसलों के साथ में इस मिट्टियों को वापस जिक्र किया जाएगा, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमारी इस मिश्रित लाल व काली मिट्टी के अंदर कौन सी कृषि उत्पादित होती है, हमारी इस लाल पीली मिट्टी के अंदर कौन सी फसल उत्पादित होती है। तो हमें यहाँ पर मिट्टियों के साथ में फसलों का भी एक्यूरेट वर्णन होता हुआ जाएगा। उन्हीं मिट्टियों में हमारे कौन से वन डेवलप होते हैं, यह भी आपको पता चलता हुआ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन डालता हूँ, और वो ये है कि हमारे राजस्थान के अंदर इस मिट्टी को लेकर के एक थीम बनाई थी 2023 के अंदर, एक विषय बना था इस मिट्टियों को लेकर के, क्योंकि मिट्टियों का क्षरण सबसे ज़्यादा हो रहा है, अपरदन सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमारे 2023 के अंदर इस मिट्टी को लेकर थीम बनी थी। वो थीम क्या थी, क्या नारा था, बताइए?
हैं हैं मिट्टी को लेकर के, अपर्दन को लेकर के हमारा एक थीम बनी थी 2023 के अंदर विभाग के द्वारा। यानी कोटेशन, थीम का मतलब होता है कोटेशन। मृदा को लेकर के कोटेशन था, जैसे जल को लेकर कोटेशन हुआ, जल संरक्षण अभियान को लेकर के उसने बूंद बूंद जल को संरक्षण करने को लेकर जिस तरह से उन्होंने कोटेशन दिया, जिस तरह से अपनी परिभाषा देकर के लोगों को जागृत करने का काम किया, ठीक वैसे ही 2023 के अंदर इस मृदा को लेकर थीम बनी थी। बताइए, ऑप्शन देता हूं, ठीक है। तीनों में से बता दीजिए। मृदा और जल जीवन एक स्रोत, मृदा जल और जलवायु अनेक स्रोत, जलवायु मृदा क्षरण और जल स्रोत। कौन सी थीम थी 2023 के अंदर? यस, कमेंट कीजिए आप भी। काश अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि थीम्स राजस्थान की मिट्टियों को लेकर के, देखिएगा हम राजस्थान के अंदर जो थीम्स बनी थी मृदा को लेकर के, वो थी मृदा और जल जीवन एक स्रोत। ये हमारी थीम है और इस थीम के आधार पर और इस मिट्टियों के द्वारा, इस वर्षा के द्वारा एक सेम नाम की समस्या प्रभावित होती है। सेम, और ये सेम क्या है? इस मृदा को लेकर के, इस जल को लेकर के एक समस्या खड़ी होगी हमारे राजस्थान के अंदर। सेम, सेम क्या होता है? सेम क्षेत्र, भाग बनना। सेम के यानी कि सेम क्षेत्र उसे कहते हैं जो सर्वाधिक पानी के रिसाव की वजह से दलदली मिट्टी बन जाना सेम क्षेत्र कहलाता है। तो ये सेम क्षेत्र हमारे राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर जहां से गुजर रही है वहां पर है। लेकिन इसका पैलेस, सर्वाधिक प्रभावित वाला पैलेस कौन सा जिला? बताइए दिकन। बताइए। सेम क्षेत्र जो हमारा सर्वाधिक प्रभावित है वो है बड़ोपल गांव। बड़ोपल क्षेत्र, बड़ोपल गांव है और ये गांव जो है वो हनुमानगढ़ में है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर है ना वो हमारा हनुमानगढ़ के अंदर प्रवेश करती है टीबी वाला के वहां से, और वहां से है ना वो यानी कि फीटर का निर्माण करती हुई जाती है और एक सेम क्षेत्र बन रहा है, उसका नाम है बड़ोपल पैलेस है और ये हमारे हनुमानगढ़ जिले में है। अब इस सेम क्षेत्र को, इस सेम को बचाने के लिए, इस सेम जैसी स्थिति न आए उसको लेकर के किस वृक्ष का रोपण किया जा रहा है? बताइए। और ये जो वृक्ष जो रोपा जा रहा है वो किस देश के सहयोग से रोपा जा रहा है?
क्या आप लोगों ने पढ़ा है ये? क्या आप लोगों ने ये देखा है, पढ़ा है कि सेम वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र यानी जो दलदली बन रहा है, उस दलदली क्षेत्र को रोकने के लिए किस वृक्ष को लगाया जा रहा है और वो किस देश के सहयोग से है? सोचिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अगर काश यही क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए कि सेम वाले क्षेत्र में किस पौधे को इस समस्या से निपटारा के लिए रोपण किया जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि सेम वाले क्षेत्र में पौधारोपण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है, बताइए दिगंत। नहीं पता? देखिएगा, इस सेम वाले क्षेत्र के अंदर जो पौधारोपण करने में जो सहयोग प्रदान कर रहा है वह देश है नीदरलैंड। और यहां पर जो वृक्ष है उसे हम सफेदा बोलते हैं, सफेदा, और इसका वानस्पतिक नाम है यूकेटी यूकेलिप्टस इंडिका। वृक्ष का नाम है सफेदा, यूकेलिप्टस इंडिका, ये इसका वानस्पतिक नाम है। और यह इस सेम वाले क्षेत्र के अंदर दलदल को रोकने के लिए नीदरलैंड के सहयोग से रोपण किया जा रहा है। कौन सा? चीका? चीका तो मिट्टी है, जैसे काली मिट्टी को ही चीका बोलते हैं, चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो हमारे राजस्थान के अंदर एक तो सेम क्षेत्र के बारे में बात हो गई, एक है हमारा रामसर। इस सेम में और रामसर में क्या अंतर है? रामसर साइड तो पता है आपको, तो इस सेम वाले क्षेत्र को रामसर से साइड को में कोई अंतर है क्या? क्योंकि रामसर जो साइड है यह भी हमारा दलदली है। क्या है? दलदली है। यह भी मिट्टी दलदल हो रही है, यह भी दलदली है, लेकिन इसको सेम क्षेत्र कहा गया है, इसको रामसर साइड कहा गया है। तो रामसर शब्द आया कहां से? हमारे आरपीएससी ने क्वेश्चन उठाया इस पे लेकर के। रामसर शब्द कहां से आया और रामसर साइड ही क्यों कहा गया? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कल इसे ढूंढ के लाइए कि रामसर साइट कैसे बोला गया। और हमारा है वो सेम क्षेत्र के बारे में तो मैंने बता दिया कि हमारा है वो बड़ोपल वाला पार्ट है, हनुमानगढ़ के अंदर है। रामसर शब्द दलदली क्षेत्र को रामसर क्यों कहा गया? रामसर साइट समझ में आते ही हमको पता लग जाता है कि ये दलदली क्षेत्र है, तो ये रामसर शब्द क्यों दिया? क्या इसको दूसरा शब्द नहीं दे सकते थे? क्या रीजन है ये? और ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइएगा। हम आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि रामसर साइट को लेकर के हमारा आरपीएससी ने क्वेश्चंस उठा लिए हैं और आपने पढ़ा हो तो हमें बता दीजिए। तो साथियों, एक बार फिर हम हमारी इस क्लास को यहीं पर ही रोकते हैं। कल हम इसी मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी अपरदन को लेकर के इसके कारक, रोकने के उपाय, मिट्टियों पर होने वाली परियोजनाएं का हम कल वर्णन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एडवांस में
इन यूनिटों को, इन पॉइंटों को आप पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ता हूँ उसको आप ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर हमारे वीर कोचिंग क्लासेस की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि नम्र लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं। हमें नम्रता में रहते हुए हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, और ये तभी हो सकता है जब माइंड, हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल completely success men. Thank you.